नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। राजनीतिक तौर पर 3 खबरें सामने हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र के 71वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने न पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र किया, न उरी में हमले का जिक्र किया। 2 खबर और, एक तरफ 10 आतंकवादी ढेर हुए हैं, उरी में मुठभेड़ हुआ है, वहां सीज फायर तोड़ा है पाकिस्तान ने, और अमर सिंह का प्रमोशन हो गया है, समाजवादी पार्टी में महामंत्री बना दिए गए, यानी महासचिव बना दिए गए हैं। तो अखिलेश कहीं ना कहीं संकट में। तो भाषण आज चल रहा था एक लिहाज से ओबामा का, यह आखिरी भाषण है। वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं और अगला सत्र जब होगा तब कोई और राष्ट्रपति भाषण देगा। कई सवाल इसके साथ ही शुरू हो गए हैं कि क्या कल नवाज शरीफ कहेंगे, उसके बाद 26 तारीख को भारत की तरफ से सुषमा स्वराज वहां पर भाषण देंगी, किस तरह के सबूत पेश किए जाएंगे और अलग थलग पाकिस्तान को किया जाए, इस दिशा में कदम बढ़ेंगे। दस्तक में बात आज इन सब चीजों की होगी। तो आज का जो मसला है वो है आगे आगे देखिए होता है ये क्या है। आज लिखा हमने इसलिए क्योंकि मीर तकी मीर की आज पुण्यतिथि है। इश्क ताए इफ्ताए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मीर तकी मीर का शेर है। 1810 में ही उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन गालिब के भी बॉस माने जाते थे मीर तकी मीर। 12 नाम दिया गया है, आगे आगे होता है क्या। इस हिसाब से जरा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ग्राउंड जीरो यानी उरी। उरी का मतलब क्या है? और उरी होते हुए बारामूला तक जा पहुंची थी और रात भर में दिल्ली से भारतीय सेना बडगाम पहुंची, जहां सुबह सुबह होते ही पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने रोक दिया था। लेकिन क्योंकि 1948 और 2016 में हुए हमले के बीच अमन की पहचान देने वाली एक तारीख 8 अप्रैल 2005 भी थी, जब कश्मीर को जोड़ने वाले इस पुल को आवाजाही के लिए खोला गया। यह सोचकर कमान सेतु को अमन ब्रिज का नाम दिया गया कि इसके बाद संबंध व्यापार से जुड़ेंगे। लेकिन उड़ी का सच धीरे धीरे बिल्कुल उल्टा होने लगा, क्योंकि आतंक की जो नींव 1989-90 में घाटी के चुनाव में घालमेल से लेकर रूबिया सईद के अपहरण से शुरू हुआ, उसमें घाटी में लहराते हथियार धीरे धीरे जिले दर जिले और गांव दर गांव आतंक की एक ऐसी जमीन खड़ा कर देंगे जहां उरी का व्यापार आतंक के लिए फंडिंग करेगा और उरी आतंक के सामरिक तौर तरीकों से सबसे फिट जगह मान ली जाएगी। ये किसने सोचा होगा? लेकिन मौजूदा वक्त में उरी की नई पहचान यही है। मुश्किल इतनी पर नहीं है, मुश्किल आगे आगे की स्थिति है, क्योंकि उरी में सैनिक कैंप को ही निशाना क्यों बनाया गया? उरी किस रूप में मौजूद है? उरी की स्थितियां क्या हैं? आइए पहले इसे भी देख समझ लें। कटोरे की तरह दिखाई देने वाले उरी में भारतीय सेना के कैंप का सच यही कि यह 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है और पहाड़ों पर पाकिस्तान का कब्जा है। यानी जमीन पर अमन सेतु पार करते ही अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आ जाता है तो महज 18 किलोमीटर बाद ही मुजफ्फराबाद भी शुरू हो जाता है। तो सच यही है कि अमान ब्रिज से मुजफ्फराबाद शहर के बीच ही लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल के 18 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप हैं। यानी सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान की सेना या आईएसआई आतंक के कैंपों को कितनी रसद पहुंचाती है, सवाल यह है कि पीओके को आजाद कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान मानता है। और संयुक्त राष्ट्र में 22 सितंबर के भाषण देने से पहले बीते शुक्रवार यानी 16 सितंबर को ही पीओके के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद के अपने दफ्तर में नवाज शरीफ ने यह भरोसा दिलाते हुए बुलाया कि कश्मीर के लिए संघर्ष कर रहे आतंकवादी संगठनों के हक का सवाल वह न्यूयॉर्क में जरूर उठाएंगे। तो सवाल यह भी है कि आखिर हमले के लिए उरी में सेना के कैंप को ही क्यों चुना गया और उरी में आतंकवादियों ने शहर की दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाए, जबकि उरी में पुल पार करते ही महज 4 किलोमीटर बाद ही शहर शुरू हो जाता है। यानी शहरी जनसंख्या की दूरी भी सरहद से महज 5 से 10 मिनट की है। और पाकिस्तान की अपनी रणनीति सेना कैंप पर हमले को लेकर बेहद साफ है। हमले से आतंकवादियों की घाटी में मौजूदगी की बात फैल जाएगी, हमले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, घाटी में आतंक के कैडर का मनोबल ऊंचा होगा। ध्यान दें तो उरी हमले के बाद ये तीनों हालात पैदा हुए हैं। लेकिन उरी में सेना कैंप पर हमला करगिल की भी याद दिला सकता है, क्योंकि सामरिक तौर पर उरी जिन पहाड़ों से घिरा है उस पर पाकिस्तानी फौजों के कैंप हैं जो लगातार उरी पर नजर रखते हैं।
यानी पाकिस्तान के लिए उरी पर LOC, डोमिनेशन बाय हाइट यानी ऊंचाई का लाभ, और स्टैंड ऑफ फायर यानी खड़े होकर भी फायरिंग करने वाली स्थिति है। और पाकिस्तानी फौज ने यही काम उरी में किया भी, जहां आतंकवादियों के लिए सेफ पैसेज पाकिस्तानी फौज ने बनाई। और आज जब घुसपैठ में भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग हुई तो पहाड़ों पर तैनात पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन भारत के लिए उरी न सिर्फ सामरिक तौर पर सबसे मुश्किल सरहद है, बल्कि झेलम पर बने यहाँ के 2 पावर प्लांट मोहर 1 और मोहर 2 कश्मीर में पानी के लिए खासे महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन उरी के हमले ने पहली बार घाटी में हथियारों की लूट और हथियारों के आश्रय आतंक के एक ऐसे हालात भी पैदा कर दिए हैं, जहां हथियार थामे कश्मीरी अराजकता की दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि आतंक की नुमाइंदगी करने वाला कोई चेहरा घाटी में मौजूदा वक्त में नहीं है और सामाजिक तौर पर पटरी पर लाने वाली राजनीति भी जम्मू कश्मीर से गायब है। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी फायरिंग की। सुनने में आया है कि वहाँ के पे जो सिक्योरिटी अहलकार थे, गार्ड थे उसके, तो उनसे वो सामान भी उड़ा ले गए हैं। वहाँ पे कुछ पुलिस वालों को कुछ हथियार भी छीन गया, पता नहीं कुछ अनासिरों से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थे, लोग बहुत डर गए थे। जाहिर है कहीं न कहीं सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को अब एक नए सिरे से पहल करनी पड़ेगी, जिससे न सिर्फ कश्मीर में मिलिटेंसी पर काबू पाया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ और युवाओं को मिलिटेंसी की राह पकड़ने से रोका जाएगा। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, श्रीनगर, आज तक। सवाल तो यही है कि कश्मीर पर कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जिक्र पाकिस्तान का अगर हो रहा है तो फिर याद कीजिए पठानकोट। पठानकोट से उरी का जो सैनिक कैंप है, दूरी तकरीबन 462 किलोमीटर की है। 10 घंटे लग जाएंगे। लेकिन पठानकोट से सीमा जाने में 30 मिनट का वक्त, उरी से सीमा पार करने में 10 मिनट का वक्त। और इन स्थितियों में जो दोनों घटनाएं इसी बरस हुई, 2016 में ही हमले हुए आतंकी, पाकिस्तान की जमीन से आए हुए आतंकवादियों ने हमले किए। लेकिन जांच की दिशा अगर किस रूप में बढ़ती है और आपकी हथेली खाली रहती है, तो फिर आज NIA की टीम जब पहुंची जांच के लिए, तो उसके मतलब क्या है? पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT को पठानकोट आने की इजाजत दे दी गई, जिसमें ISI अधिकारी तनवीर अहमद भी थे। और उरी कैंप पर हमला हुआ तो आज NIA की टीम जांच के लिए पहुंची और जांच में न सिर्फ लूपहोल्स बल्कि पाकिस्तानी सेना और ISI ने कैसे मदद की, जांच इसकी भी होगी, जिससे डोजियर तैयार किया जा सके। तो 6 महीनों के भीतर जांच की समूची परिभाषा ही उलट गई। जबकि पठानकोट हमला हो या उरी हमला, दोनों में हमलावर आतंकवादी जैश-ए मोहम्मद के ही रहे। लेकिन इन 2 दौर में जांच की थ्योरी पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल उल्टी हो गई। और वह भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को लाहौर जाकर नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई तब देकर आए, जब उनके जाने से पहले गुरदासपुर और उधमपुर में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ही हमला किया था और उनके हैप्पी बर्थडे कहने के हफ्ते भर के भीतर ही पठानकोट पर हमला कर दिया और अब उरी पर। तो सवाल 3 है। पहला, पाकिस्तान का ढुलमुल रवैया क्यों? जांच का मतलब है क्या? और आंतरिक सुरक्षा में सेंध अगर अपने लगा रहे हैं तो फिर ध्यान पाकिस्तान की तरफ क्यों? यानी सवाल सिर्फ हमले का नहीं, हमले के बाद जांच के अंजाम तक पहुंचने का भी है। क्योंकि सच यही कि उधमपुर से लेकर पठानकोट तक हर आतंकी हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की जरूर, लेकिन निकला कुछ नहीं। गुरदासपुर हमले की जांच ही पंजाब सरकार ने NIA को सौंपने से इनकार कर दिया और अब उरी हमले की जांच NIA कर रही है। फिलहाल NIA की जांच 2 बिंदुओं पर फोकस है। पहला, आतंकवादियों ने उरी में कैसे सुरक्षा लाइन को तोड़ा, और दूसरा, क्या आर्मी के किसी शख्स ने आतंकवादियों की मदद की? इतने जंग हुए में उड़ी में ऐसा हादसा नहीं हुआ। ये बहुत उड़ी का जो इधर लोग है या ये गांव है, बहुत पुरअमन है, पुरअमन इलाका है। ये हादसा आज यहाँ हुआ, पहली चांस में उड़ी। लेकिन सवाल तो ये कि NIA जांच से हासिल होता क्या है? जाहिर है इंतजार सबको है, क्योंकि मुंबई हमले के बाद जिस NIA का गठन हुआ उसकी जांच करते हुए NIA को 8 बरस हो गए थे, लेकिन हाथ आज भी खाली है। उधमपुर हमले में लश्कर के 9 आतंकवादियों के खिलाफ FIR दर्ज है और अभी भी सारे जीवित आरोपियों तक NIA के हाथ पहुंचे नहीं हैं। लेकिन अब सवाल उरी का है और NIA की जांच के बाद
सरकार कुछ वैसे ही डोजियर तैयार करेगी जैसे मुंबई हमले के बाद किया गया, क्योंकि मुंबई हमले पर भारत ने पाकिस्तान को 15 से ज्यादा डोजियर सौंपे। हुआ कुछ नहीं। पठानकोट हमले पर सारे सबूत भारत ने सौंप दिए और 1000 पन्नों का वो डोजियर भी जो अमेरिका ने भारत को दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यानी हर आतंकी हमला जब जांच में गुम हो जा रहा है तो उरी जांच की शुरुआत में किस नतीजे पर पहुंचे, यह भी सवाल है। कि अब बात नहीं, अब जंग चाहिए, पाकिस्तान का अंत चाहिए। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर नीति, आतंकवाद से लड़ने के लिए रणनीति और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत किस रूप में क्या कहे जिससे पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया जाए, ये स्थिति बन जाए। बराक ओबामा ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र में ना उरी का जिक्र किया और ना ही पाकिस्तान के आतंकवाद का, लेकिन पाकिस्तान के भीतर उरी हमले के बाद हलचल तेज है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पीएम न्यूयॉर्क में तो पाकिस्तान के जनरल राहिल शरीफ रावलपिंडी में, और उरी हमले के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा की बिसात दोनों अपने अपने तरीके से बिछा रहे हैं। नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में कल देर रात होने वाले भाषण से पहले हर मुलाकात में कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, तो राहिल शरीफ सेना के कमांडरों के साथ बैठकर अपनी रक्षा नीति की समीक्षा में लग गए हैं। दरअसल उरी में आतंकवादी हमले के बाद भारत के गुस्से से पाकिस्तान के भीतर के हालात भी उबाल पर हैं और जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना की हरकत में तेजी लाई जा रही है। और आज उरी में ही सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना की तैयारी के मद्देनजर ही किया गया। जानकारी के मुताबिक उरी हमले के बाद पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादी संगठनों बल्कि इस्लामिक कट्टरवादी संगठनों को भी अब कश्मीर के सवाल पर साथ जोड़ रहा है। वो कल रात 10:30 बजे अपने भाषण में कश्मीर का ही राग गाएंगे और जानकारी के मुताबिक कश्मीर पर चीन का साथ पाकिस्तान को मिले, इसके लिए नवाज शरीफ चीन के सिंगयांग से बलूचिस्तान के गवादर पोर्ट तक बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर के तौर पर बताएंगे भी और पाकिस्तान के सामने मुश्किल हालात जो हैं उसे भी रखेंगे और अफगानिस्तान के हालातों से पाकिस्तान पर पड़े 30 लाख शरणार्थियों का सवाल उठाकर अमेरिका का साथ भी चाहेंगे। जाहिर है ऐसे में सबकी नजर 16 सितंबर को सुषमा स्वराज के भाषण पर होगी, क्योंकि माना यही जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को न सिर्फ आतंकवादी राष्ट्र के तौर पर सबूतों के जरिए सामने रखेगा बल्कि आर्थिक तौर पर दुनिया से यह गुहार भी लगाएगा कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। 26 सितंबर को भाषण होना है सुषमा स्वराज का संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल हर जहन में, पाकिस्तान के मद्देनजर भारत की विदेश नीति क्या मौजूदा वक्त में सियासत का मोहरा बन चुकी है? रिपोर्ट देखिए। Clearly knew that we had trapped the terrorist in about 200 by 200 meter zone. भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ और केवल पड़ोसी देशों के साथ ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों के साथ शांति चाहता है। तो देश के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का यह बयान पठानकोट हमले के तुरंत बाद के हैं। उस वक्त भारत के नरम सुर पाकिस्तान को लेकर थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा था नवाज शरीफ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा है तो बेअसर नहीं होगा। लेकिन जरा सुनिए उरी हमले के बाद देश के रक्षा राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा। इसमें देश में सेंटिमेंट से लोगों का जी भरा हुआ है, बहुत ही ऐसा स्थिति में है जहां सब एक्सपेक्ट करता है कि कुछ कार्रवाई करे, लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करे। जिस प्रकार से वेपन और पूरी तैयारी से आए हैं ये उनके अकेले की बस की बात नहीं। दिस हैज टू बी सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। जी अब कहा कि पाकिस्तान के बिना आतंकवादी इस करतूत को अंजाम नहीं दे सकते। यानी बीजेपी एक बार फिर उसी मोड़ पर जिसमें पाकिस्तान दुश्मन की तरह सामने है, क्योंकि याद कीजिए तो लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी नेताओं ने अपने बयान में बार बार ऐसी लकीर खींची जिसमें हर किसी ने यही सोचा कि बीजेपी या कहीं मोदी सत्ता में आए तो पाकिस्तान की तरफ से एक भी नापाक हरकत के बाद उसकी बर्बादी की दास्तां लिखने में देर होगी नहीं। जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। सही है।
सवाल ये है कि हम बिल्कुल प्रतिक्रिया के अलावा बैठे रहें और खेल खिलाते रहें। केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार को अपनी ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान से 10 लड़कों ने आकर हम पर हमला किया तो ये कांग्रेस पार्टी न सिर्फ तमाशा देख रही थी बल्कि पाकिस्तान के सामने हाथ फैला रही थी कि हमें न्याय दो भैया। तो ये तेवर उस वक्त बीजेपी नेताओं के थे, लेकिन इस बार बीजेपी के शीर्ष नेता बयानबाजी नहीं कर रहे। अलबत्ता बैठकों का दौर जरूर जारी है, लेकिन इन सब के बीच लोगों में गुस्सा है और गुस्से की वजह भी यही कि लगातार अगर ये कहा गया कि कोई आतंकवादी घटना घटने के बाद सैनिक कार्रवाई हो जाएगी तो फिर अब खामोशी क्यों बरती जा रही है। तो सवाल दो अहम है, क्या पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार की विदेश नीति पहले दिन से ही उलझन का शिकार है, और क्या चुनावी बिसात पर लोगों के गुस्से को भी बीजेपी ने मोहरा बना दिया। दरअसल जी इब्दा इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मीर तकी मीर की पुण्यतिथि के मौके पर ये पीछे लिखा है हमने। गली में